ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा उसका उन्वान है ओवर। बुझारत सिंह को वायरलेस पर बात करते करते ऐसी आदत हो गई थी कि जब भी कोई बात हो ख़त्म होते ही वो ओवर कह देता था। हम पास खड़े थे। कहने लगा, आप जी चारपाई खींच के बैठ जाओ ना। ओवर। हमने चारपाई खींच ली। गोपी ने फुसफुसा के मेरे कान में कहा, यह बुझारत सिंह भी भला कैसा नाम है। मैंने कंधे उचकाए कि है तो अब है। वो काफ़ी देर से वायरलेस पर किसी से बात कर रहा था। अरे 4-5 आदमी बिठाल के उसकी पीठ पे भगा ले ससुरे को, खुद बहुत ठीक हो जाएगा। फिर उधर से कोई जवाब आ रहा था। इस दौरान उसने बीड़ी जला ली। सुनकर फौरन बोला, टांगों में रस्सी बांध के डंडे से दौड़ा लीजो, कम से कम 1 कोस तक तो दौड़ाइयो। फिर वक्फा सुनने का। फिर बोला, अरे भुक्का रखने से कुछ ना होगा, मर जाएगा बेफजूल में, तू भी बेवकूफ़ी की बातें करे है। वो किसी दूसरे कैंप में पगलाए हुए ऊंट को ठीक करने की तरकीब बता रहा था। मैं और गोपी चराग की दूसरी तरफ कोने में सब्र करके बैठ गए। ये जगह पोचीना से 40 किलोमीटर दूर थी। हम पोचीना गए थे फिल्म की शूटिंग के लिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर। चौकी से 2 फरलांग दूर एक सीमेंट का पत्थर लगा हुआ है, जिसके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान लिखा हुआ है। ऐसे पत्थर हर 2 फरलांग के फासले पर लगा दिए गए हैं। बीच में खाली बंजर ज़मीन है, रेत है, मट्टी है और कुछ नुची खुची सब्ज झाड़ियाँ जिन्हें भेड़ें और ऊँट नोचते रहते हैं। वो दोनों तरफ आज़ादी से घूमते हैं। उन्हें देखकर मजहब या मुल्क का कुछ पता नहीं चलता। यूं तो उनके मालिकों को देखकर भी कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उनसे पूछताछ की जा सकती है, इनसे वो भी नहीं। हमारी हीरोइन ने, जिन्हें हम डिम्पी जी बुलाते थे, गोलियां तो कई बार चलाई थी फिल्मों में, लेकिन असल बंदूक से असल गोली कभी नहीं चलाई थी। उन्होंने दीवार के खांचे में जुड़े सिपाही से पूछा, इसमें गोली है? बिल्कुल है जी। देखूं? सिपाही नीचे उतर आया और दीवार के साथ पड़े खोखे पर पांव रख के डिम्पी जी ऊपर चढ़ गई। सामने खाली रेगिस्तान था। जमीन पर बिछा निहायत खूबसूरत बेड कवर। दूर दाईं तरफ 2 पेड़ थे और उसी के साथ बैठे हुए 4-6 घर। मैं ये बंदूक चला लूं? झिझक कर बोला, जी चला लो। और अगर उधर के बॉर्डर से किसी ने गोली चलाई तो? कोई नहीं जी, 1 गोली तो हम सलाम दुआ में चलाते हैं। अच्छा, अगर 2 गोलियां चलाऊं तो? सीनियर बोला, सिग्नल है जी, किसी को आना है तो आने दो। उधर से किसी को भेजना हो तो वो भी 2 गोली ही चलाते हैं। डिम्पी जी ने उधर की चौकी को एक सलाम दाग दिया। गोपी अडवाणी मेरे पास खड़ा था। अचानक कांप गया। उसके होंठ फड़फड़ाए और आंखें भर आईं। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, कुछ नहीं जी, उस तरफ सिंध है, मेरा गांव। और चला गया। गोपी को सब लोग कैंप में गोपी बेबी कहकर चिढ़ाते हैं। बड़ा जज्बाती आदमी है। माँ का जिक्र करे तो आंखें भीग जाती हैं। सिंध से है। तकसीम के कई साल बाद भी वहीं पढ़ता रहा। फिर हिंदुस्तानी मुहाजिरों के आने के बाद हालात और ख़राब हो गए। उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। आज अचानक सिंध को इतना करीब से देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। दोनों तरफ की पुलिस चौकियों की माहवारी बैठकें भी होती थीं। कितनी भेड़ें इधर आईं और कितने ऊंट उधर पकड़े गए, सबका हिसाब होता था और उनकी आपसी वापसी का बंदोबस्त किया जाता था। उस शाम मैं और गोपी ऐसी ही एक चौकी पर हवलदार बुझारत सिंह के पास बैठे थे।
वो वायरलेस पर ऊंट की बात मुकम्मल कर चुका था। वायरलेस पर ही उसने हमारे लिए विस्की का ऑर्डर भी दे दिया और अब वो गांव से आई हुई अपनी बहू की चिट्ठी पर बात कर रहा था। अजी देखिए ना, मूर्ख है, बावली हो गई है, कुछ भी लिख देवे है उठा के। हम अब यहाँ हिंदुस्तान की रक्षा करें कि उसकी 2 केनाल ज़मीन की जो ठाकुर ने दुबा ली है। आप खुद ही देखिए, यहाँ बॉर्डर सारे खुले पड़े हैं, दुश्मन किसी भी वक्त अंदर घुस सकता है। सरकार ने परमाणु बम खा लिए, हमारे लिए क्या किया? माचिस भी 1 रुपए की हो गई है। इसी दौरान उसकी बीड़ी बुझ गई थी। नंगी चारपाई के बांध से एक तिनका उसने छीला और लालटेन के ऊपरी सुराख से जलाकर बीड़ी को ताज़ा किया। 2-1 कश लगाए कि बीड़ी फिर से बुझ गई। इतने में गोपी ने लाइटर से सिगरेट जलाया। कहने लगा, अजी हमारे भी ज़िंदगी में एक लाइटर होता तो मज़ा ही आ जाता। अब परमाणु बम से कोई सिगरेट तो नहीं जला सकता ना। ओवर।